नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर दोबारा मनीषा वाल्मीकि वाले चैप्टर पर ही बात करेंगे कि ऐसी क्या समस्या थी जो पुलिस ने उसकी चार्जशीट में 376 नहीं लगाई। आखिरकार क्या समस्याएं खड़ी हुई थी, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। भाइयों, तो अपराधों का ग्राफ दिन ब दिन हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है। अभी हमारे राजस्थान के करौली ज़िले के अंदर भी एक पुजारी की जला करके हत्या कर देने का मामला सामने आया था। उसमें भी पुलिस ने अपनी जांच में तत्परता बरतते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया और विपक्ष को भी पूर्णतया खुली छूट के साथ आने का भी मौका दिया गया और ससम्मान उसका अंतिम संस्कार भी हुआ। यानी कि राजस्थान की जो सरकार है उसने पीड़ित पक्ष का हर तरीके से कोऑपरेट किया, सहयोग किया। स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग किया था। लेकिन मनीषा वाल्मीकि वाले कांड में स्टेट की सरकार, स्थानीय ब्यूरोक्रेट, स्टेट के पुलिस अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधिकारियों ने मनीषा वाल्मीकि वाले कांड में क्यों कोऑपरेट नहीं किया, और साथ ही जो उस मुद्दे को उछालने वाले लोग थे या फिर मनीषा वाल्मीकि के जो पीड़िता थी उसको कोऑपरेट करने वाले लोग थे, क्यों सरकार उनके खिलाफ दमनकारी नीति अपना रही है। इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और साथ ही हम कुछ जो टर्निंग पॉइंट हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर मनीषा के लाछन पर लोग आरोप लगाए, मनीषा के जो दामन पर लाछन लगा रहे हैं वह पूर्ण रूपेण गलत है। लेकिन वो लाछन लगाने वाले लोग आखिरकार हैं कौन, और ब्रिजभूषण पुजारी वाले मामले में जो लोग समर्थन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, क्या वो वाकई सही है। इन कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में महीने भर पहले एक 19 वर्षीय दलित बालिका की मृत्यु हो गई। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और क्रूरता से हमला किया गया था उसके ऊपर। ये सारे सबूत पीड़िता के पक्ष में हैं, फिर भी अधिकारी क्यों जोर दे रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। सारे सबूत पीड़िता के पक्ष में होने के बावजूद भी पुलिस इस बात पर जोर दे रही है कि पीड़ित के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों दे रही है पुलिस? इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम अपनी राय जो स्पष्ट रूप से है वो हम रखेंगे। जब उसे चंदपा थाने लाया गया था तो पीड़िता के, जब उसको घटना स्थल से थाने जब पीड़िता को लाया गया था तो पीड़िता को एक सीमेंट के चबूतरे पर ही लिटा दिया था। उस समय दो पुलिसकर्मियों ने ऑन कैमरा रिकॉर्डेड बयान दर्ज किया गया था। ऑन कैमरा यानी कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा चालू करके पीड़िता के बयानों को दर्ज किया गया था। उसमें पीड़िता अपने लिए और आरोपियों के खिलाफ जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल करती है, यानी कि बलपूर्वक, यानी कि मैं उसे जबरदस्ती वो कार्य कर रहे थे। यानी कि पीड़िता ने जबरदस्ती शब्द का इस्तेमाल 2 बार उपयोग में किया है। और जब चबूतरा पर लेटा दिया तब वह पुलिसकर्मी ऑन कैमरा उससे पूछताछ करता है और वह मुश्किल से बोल पाती है कि हमलावर ने उसका गला घोंटने की कोशिश की। फिर पुलिस वाले ने पूछा क्यों, तो पीड़िता ने उसको बताया कि ज़बरदस्ती नहीं करने दे रही थी, यानी कि जो गंदा काम। क्योंकि हमारे भारत के अंदर महिलाएं इन मामलों में संवेदनशील नहीं है, तो वह इन चीज़ों पर खुलकर राय रख भी नहीं पाती और कह भी नहीं पाती हैं।
लेकिन हमारे भारत के अंदर बलात्कार को गंदा काम ही कहते हैं, और जो भी बलपूर्वक किया गया हो। हालांकि महिला अधिकारियों कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने कहा है कि महिलाएं लैंगिक रूप से संवेदनशील नहीं है, वे बलात्कार शब्द का उपयोग करने से भी डरती हैं, और लेकिन अक्सर कर ग्रामीण महिलाएं बलात्कार को गंदा या जबरदस्ती कहती हैं। यह आपने देखा होगा, सुना भी होगा, किसी कार्य को जबरदस्ती कहना या गंदा काम कहना वे बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। हमारे देश की महिलाएं जो ग्रामीण परिवेश की हैं, वे नहीं कह पाती कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, क्यों? वे शिक्षित नहीं है, खुलकर अपनी राय भी नहीं रख सकते इस चीज़ पर। दूसरा वीडियो, जब उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तब दूसरा वीडियो जारी हुआ था। पीड़िता यही बात दोबारा दोहराती है और आरोपियों को ऊंची जाति का बताती है और उनके नाम भी बताती है। एक वीडियो पहले ऑन रिकॉर्ड कैमरा 2 पुलिसकर्मियों ने बयान दर्ज किए थे, उसमें भी ज़बरदस्ती गंदा काम का इस्तेमाल किया था, शब्द का इस्तेमाल किया था। दोबारा भी दूसरे वीडियो में भी ज़बरदस्ती और गंदे काम के नाम शब्द का इस्तेमाल किया था पीड़िता ने। हालांकि मैं पूर्व पुलिस अधिकारी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL के उपाध्यक्ष SR दारापुरी ने कहा है कि पुलिस ने जो जांच है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उसमें बहुत गंभीर कमियां रही हैं। उन कमियों को उन्होंने बताया है कि शिकायत पुलिस ने नहीं लिखी बल्कि उसके भाई से लिखवाई गई थी। यानी कि अगर कोई भी पीड़ित थाने अगर पहुंचता है तो वह अपनी पीड़ा थाना अध्यक्ष या बीट प्रभारी या ड्यूटी ऑफिसर के सामने जब रखता है तो वह उसकी FIR खुद अपने हाथ से लिखता है, बाद में पीड़िता के सिग्नेचर करता है। लेकिन वहाँ पुलिस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि पीड़िता के भाई से कहा कि आप FIR लिखकर लाइए। पहली गलती। दूसरी गलती कि वह उन तथ्यों को शामिल नहीं किया जो पीड़िता ने बताए। यानी कि FIR के अंदर पुलिस ने उन तथ्यों को शामिल ही नहीं किया जो पीड़िता ने अपने ऑन रिकॉर्ड कैमरा में जो वाक्य दोहराए थे, उन वाक्यों को, उन शब्दों को इस्तेमाल ही नहीं किया। तीसरा, अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस ने एम्बुलेंस को फ़ोन नहीं किया। यानी कि घटनास्थल से पीड़िता हॉस्पिटल आई, लेकिन वहाँ से एम्बुलेंस को फ़ोन तक नहीं किया पुलिस ने। चौथी कि 2 सप्ताह तक पीड़िता मथुरा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। यानी कि पीड़िता को एम्स या बड़े हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया, ना ही ट्रांसफ़र कराया गया। उसको मथुरा के ही जिला अस्पताल के अंदर जीवन और मृत्यु के बीच में जूझने के लिए छोड़ दिया। ये चौथी कमी रही पुलिस की। पांचवी कमी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं की हाथों हाथ, जबकि हाथों हाथ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी होनी चाहिए थी। छठी, 29 सितंबर की मध्यरात्रि को परिवार की सहमति के बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो एक चली गई चाल थी जिसमें संदेह ज़्यादा गहरा गया था। पीड़िता की जब डेथ हो गई थी तो उसकी डेड बॉडी को ला करके पुलिस ने मध्य रात्रि को ही पेट्रोल डालकर जला दिया। इससे पब्लिक का संदेह और गहरा गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे सरकार के खिलाफ। उसके बाद राज्य के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं। ये बड़ी सोचनीय बिंदु है। जबकि फॉरेंसिक जो जांच होनी चाहिए थी पीड़िता की, वह या तो 72 आवर्स के अंदर होनी चाहिए थी, कम से कम, अधिकतम 7 डेज। लेकिन पीड़िता की जांच को फॉरेंसिक लैब 11 दिन बाद भेजा गया था। सोचिए कि 11 दिन बाद तक कोई सीमेंट ट्रेस या कोई निशान या कोई ऐसी चीज़ रह पाती है? वो संभव नहीं है।
लेकिन एक चीज जो मेडिकल विशेषज्ञों का जो दावा है कि वीर्य की अनुपस्थिति बलात्कार से इनकार नहीं करती है। यानी कि अगर महिला के गुप्तांग पर या कपड़ों पर सीमेन के ट्रेसेज अगर नहीं मिलते हैं तो इससे इनकार हम नहीं कर सकते कि इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। अगर पुरुष गुप्तांग महिला गुप्तांग के अंदर प्रवेश जब कर जाता है तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है, चाहे सीमेन के ट्रेसेज मिले या नहीं मिले। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर में 376 का उपयोग नहीं किया। पीड़िता ने जबरदस्ती शब्द का कई बार उपयोग किया था, जो एक बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। अस्पताल के जहां पीड़िता पहले एडमिट रही थी, वहां के अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ रिपोर्ट उन्होंने पीड़िता का एक साक्षात्कार लिया था। उस साक्षात्कार के अंदर जो डॉक्टर है यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, उन्होंने भी बल के उपयोग शब्द की पुष्टि की है, यानी कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती हुई है। और गुप्तांग में भी महिला के गुप्तांग में पुरुष गुप्तांग का भी प्रवेश की पुष्टि हुई थी। यह जिला अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी कॉपी में देखा गया है। बलात्कार अलग अलग जगहों पर होते हैं और शायद ही कोई गवाह होता है। अदालतें आमतौर पर पीड़िता का सामना करने की घोषणा करती है और यह आमतौर पर सजा के लिए पर्याप्त है जब तक कि अन्य सबूत विपरीत ना हो। ये जो पीड़िता द्वारा बताए गए वाक्य हैं, ये जब तक सारे सबूत पीड़िता के समर्थन में हैं और यह जो वाक्य और ये जो मेडिकल रिपोर्ट है यह आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते जब तक इन सबूतों के विपरीत कोई बड़ा सबूत खड़ा ना हो। तो दोस्तों, ये पीड़िता के जो जांच में या फिर पुलिस द्वारा या सरकार द्वारा जो कमियां रह गई थी, वो कमियां उजागर हैं, सब दुनिया को पता है। ये कमियां उजागर रहीं तो क्यों रहीं, कमियां क्यों रहीं? अगर इन पर जो व्यक्ति उंगली उठाएगा उस पर यूपीए लगा दिया जाएगा। लेकिन कई लोग इस चीज़ की तुलना हमारे करौली ज़िले के अंदर हुए पुजारी के जलाए जाने वाले कांड से तुलना कर रहे थे, जो बिल्कुल ही गलत है। हाथरस पीड़िता कांड में, हाथरस रेप कांड में आरोपियों के पक्ष में उनके समाज के लोग थे, लेकिन पुजारी जी के परिवार के पक्ष में जिस गांव के अंदर कांड हुआ था उस गांव का पूरा गांव पीड़िता के पक्ष में था, यानी कि आरोपियों के पक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं था। यह सबसे बड़ी मुख्य चीज रही है। और हाथरस रेप पीड़िता का रात को पेट्रोल डालकर शवदाह किया गया था, जबकि करौली जिले के अंदर पुजारी जी के शव को ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया था। यह राजस्थान की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार का अंतर है। तीसरा, राजस्थान की सरकार ने हर किसी विपक्षी को, हर किसी को, आम आदमी हो या छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को वहां तक पहुंचने की आज़ादी दी। किसी भी तरीके से पुलिस बल का उपयोग नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस बल का पूर्णतया उपयोग किया था। यह अंतर इस कांड में उस कांड में।
तो दोस्तों, हम तो ये कहते हैं कि पीड़िता के जो जांच में, पीड़िता की एफआईआर में जो पुलिस द्वारा कमियां रखी गई थी, वो कमियां क्यों रखी गई थी, इस बात पर थोड़ा सा गौर किया जाए। वैसे देश के अंदर, स्टेट के अंदर चुनाव हैं, बिहार में भी चुनाव हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दलित महिलाओं के जो बलात्कार हुए हैं वह चुनाव के दौरान उनको मुद्दा बनाया जाए। अब दूसरा, जो व्यक्ति पीड़िता के पक्ष में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, उन पर सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विदेश से फंडिंग लेकर के दंगा फैलाने का आरोप लगा दिया। पर आप एक बात सोचिए, क्या स्टेट की सरकार को क्या पता कि एफसीआरए के तहत कौन कौन सी संस्था रजिस्टर्ड है, कहाँ कहाँ से उनको पैसा मिला है? ये तो केंद्र की संघीय सरकार के गृह मंत्रालय का काम है। स्टेट की सरकार को क्या पता? और फिर इसकी जांच तो ईडी करती है। स्टेट की सरकार ने कैसे कह दिया ये? लेकिन सरकार जो उनके खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, उन आवाज़ों को दबाने के लिए 124A या यूएपीए का इस्तेमाल पूरी तरीके से करती है। और यही हाथरस मामले में हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। बालिका बिल्कुल निचले तबके की बालिका है, निचले तबके की जाति की बालिका है, उसे न्याय मिलना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ और है, वो ये चीज़ है, बहुसंख्यक जातियां तो आंदोलन करके न्याय पा लेती हैं, सरकार को जगा देती हैं, लेकिन जो अल्पसंख्यक आबादी की जकास्टिज्म है, जिनकी आबादी नगण्य है, वो कहाँ से प्रदर्शन कर पाएंगे? कहाँ से सरकारों को जगा पाएंगे? क्या वो न्याय पा पाएंगे? क्या हमारे देश में ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं, ये गलत है। हमारे देश के अंदर हर किसी को अपने जीवन जीने का अधिकार है। यह आज़ादी हमें हमारे देश का संविधान देता है, और संविधान ही हमें न्याय पाने की, संविधान ही हमें न्याय पाने की शक्ति देता है, न्याय पाने की आज़ादी देता है। लेकिन हमें न्याय मिल कैसे पाएगा? हमारे तो आबादी ही नगण्य है, और जो नगण्य आबादी वाले प्रोटेस्ट कर ही नहीं पाएंगे, आंदोलन कर ही नहीं पाएंगे। तो हम तो सरकार से यही उम्मीद रखते हैं देश की से, कि आरोपियों के अंदर एक ऐसा भय व्याप्त हो ताकि आरोपी ऐसा कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।